एक देश एक टैक्स की नीति से क्या वाकई में देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? और तमाम जो इस बिल को लेकर संशय जाहिर किए जा रहे हैं, या वाकई में संशोधनों के बाद ये देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला बिल साबित होगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रणव झा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे साथ एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोफेसर कुमार, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि ये देश की अर्थव्यवस्था को नए आयाम पे ले जाएगा, वाकई में एक टैक्स एक देश की नीति और ये बिल का जो मौजूदा स्वरूप है इतना फायदेमंद होगा? इसके असर कब तक दिखने लगेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये इस बिल पे हाइप बहुत ज़्यादा है और इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि सरकार कह रही है। और ख़ासकर इसलिए कि जो छोटे उद्योग हैं और छोटे जो बिज़नेस हैं, जो ट्रेडर्स वगैरह हैं, उन पे इसका क्या असर होगा ये कहीं भी बिल में देखा नहीं गया है। दूसरी तरफ जो लोकल बॉडीज़ हैं हमारे, वहाँ पे उनको क्या असर होगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट्स को तो देख रहा है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके फाइनेंसेस पे क्या असर पड़ेगा, वहाँ पे कोई इसके उसमें वो नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसका हमारे जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उस पर क्या असर होगा, उसका भी कोई इसमें अभी खाका ठीक से आया नहीं है सामने। चौथी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि 17 टैक्स जो है हो जाएंगे एक टैक्स, तो वो भी एक ज़्यादा ही ओवर स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि 3 टैक्स तो होंगे ही, सेंटर, स्टेट और IGST। और जो पहले अभी थे वो 3 मेन टैक्सेस थे, जो एक्साइज ड्यूटी था, सेल्स टैक्स था और जो सर्विस टैक्स था। तो उनको रिप्लेस करके जो बाकी छोटे छोटे सेसेस वगैरह हैं वो तो वैसे भी हटाए जा सकते थे। तो मेरा मानना है कि इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है वो भी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है कि अगर इन्फ्लेशन हुआ और स्मॉल स्केल पे असर हुआ तो इसका असर एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा और आउटपुट पे पड़ेगा। चलिए, विरोधी जो है वो कमियां और ज्यादा बेहतर ढंग से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो तो प्रणव झा जी, अब संशोधन जो थे, जो सुझाव थे, उनको मान लिया गया है, उसके साथ अब संशोधित बिल पेश हो रहा है। तो अब कांग्रेस क्या आजादी के बाद देश के एक बड़े टैक्स रिफॉर्म में सरकार के साथ खड़ी है? धन्यवाद पिनाज। हम सब के लिए ये हर्ष का मौका है। 2010 से लंबित था ये पार्लियामेंट में, और एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कहते हैं। अगर ये 2010 में ये पारित हो गया होता तो अब तक हम इस देश को फायदा हुआ था, इसकी अर्थव्यवस्था को। बहरहाल आज हम जहाँ खड़े हैं, बहुत अच्छा होता कि अगर सहमति से हम इस पर आगे बढ़ पाते, अगर इसको राज्यसभा में डिस्कस कर लिया जाता, क्योंकि वित्त मंत्री ने सबको ये भरोसा दिलाया था कि सर्वसम्मति से इसको हम पास कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक जो है ओवर आर्चिंग सहमति बना था कि इसे पास करना है, पर वो है कि लोगों के सुझाव थे और जो कंसर्न थे वो चलिए पहले होता तो बेहतर होता, सर्वसम्मति से तो बेहतर होता। एनके सिंह जी, पहले इस बिल में बड़ी खामियां नजर आ रही थी और अचानक अब ये देश जो है, बिल जो है देश की अर्थव्यवस्था को बदल डालेगा। सत्ता बदली है तो नजर भी बदल गई है। पहले जो विरोध में था वो अब सरकार में आ गया है, तो उसको बहुत अच्छा ये नजर आ रही हैं। जो पहले सरकार में था अब उसको इस बिल में विरोध नजर आ रहा है, कई खामियां नजर आ रही हैं। ये तो चलता रहता है, इंडियन पॉलिटिक्स में ये गेम चलता रहता है। पर फैक्ट ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब टेक्नोलॉजी का आप इंट्रोडक्शन करते हैं आप गवर्नेंस में, तो एक चीज होती है कि कॉम्प्लेक्सिटीज कम होती हैं। ऐसे में अगर आपने 17 टैक्सेस को मर्ज कर दिया है, वो कांग्रेस भी यही करने जा रही थी। धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस गवर्नमेंट को उस समय कि उसने भी यही सोचा था। उस समय बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन आज जो भी हो रहा है ये माना जाता है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटीज कम होंगी और खास करके टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की वजह से, इंट्रोडक्शन की वजह से चीज़ें स्मूथ होंगी और कम से कम करप्शन, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत आएगी, जिससे करप्शन कम होने लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 17 टैक्स एक व्यक्ति दे, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक व्यक्ति 1 पॉइंट पे दे या 3 पॉइंट पे दे, तो नेचुरली ये बेटर माना जाएगा। और जहां तक उनका दावा है, एक अरुण जेटली चूंकि अंग्रेजी के फ्रेजेस बनाने के लिए बहुत मशहूर है, हम लोग जब रिपोर्टिंग करते तो उस समय भी फ्रेजेस देते थे, तो आज उन्होंने एक फ्रेज दिया है, सॉवरेंटी, शेयर्ड सॉवरेंटी, कि मतलब ये सॉवरेंटी ऐसी होगी जो कि रियल
फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, क्योंकि स्टेट और इसके बीच में डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स बड़ा प्रॉपर होगा। तो ये उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है, इसको किया जाना चाहिए और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। गोपाल अग्रवाल जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो गए हैं। गोपाल जी, विपक्ष में जब बैठे थे 2010 में, तब इस बिल में ढेर सारी खामियां नजर आती थी और आज देश की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था के लिए बिल आपको बेहतरीन लग रहा है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो मध्यम वर्गीय शख्स, जब हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे इस बिल को लेकर, उसके मन में जो डर है वो ये कि ईएमआई पर भी जीएसटी लगेगा, यानी कि जो निर्माणाधीन मकान है उनकी ईएमआई पर भी आप टैक्स वसूलेंगे, ऐसा इस बिल में प्रावधान है। यानी कि कर्जदार आदमी से पहले ही वो टैक्स दे रहा है, फिर और टैक्स, ऐसा कुछ है क्या? आप क्लैरिटी देना चाहेंगे यहाँ पर दर्शकों को? नहीं, देखिए ईएमआई पे, क्योंकि ये सर्विस है, रेंटल इनकम है और उसमें इंटरेस्ट पे बात है, ये जो माइन्यूट प्रोविजंस हैं उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं, मैं तो पहले ही, मैं तो कर्ज लेके अपने बन रहे मकान की ईएमआई चुका रही हूँ, तो उस पर और मुझसे आप ब्याज ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे, ब्याज तो ऑलरेडी चुका रही हूँ, ऐसा भी प्रावधान है क्या? नहीं, देखिए, जो इंटरेस्ट लगेंगे या जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, गुड्स और सर्विसेज पे एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन होगा। अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स, आप कुछ भी चीज़ लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई मकान बनाया, उसमें स्टील लिया, स्टील की इंपुट ड्यूटी जो आपने एक्साइज दी, तो उसको आपको गोपाल जी, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मैं तो सीधा कह रही हूं, सुन लीजिए, मैं आपकी बात को, मैं तो सीधा पूछ रही हूं कि मैं ईएमआई दे रही हूं, मेरा मकान बन रहा है, मैं बैंक को टैक्स ब्याज दे रही हूं, तो उसके बाद भी जीएसटी लेंगे क्या आप मुझसे? मेरी ईएमआई और बढ़ाएंगे क्या? ये पूछ रहे हैं। नहीं, जो आप अल्टीमेटली अगर उस पे ईएमआई पे जो आपका जो सर्विस टैक्स लगेगा, वो तो आपसे लिया ही जाएगा, वो तो पहले से दिया जा रहा है अल्टीमेटली। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स वगैरह जो हैं, जो आज की डेट पे लगभग 25 से 30% होता था, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद वह रेट मैक्सिमम 18% हो जा रहा है। चलिए, ये तो जब क्या है कि सदन के पटल से बाहर जाके बिल निकलेगा, क्या अमली जामा होगा, उसके बाद पता चलेगा। 250 क्लॉजेज हैं, अभी बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं, और जब प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे व्यक्ति ने अभी पूरी तरह नहीं पढ़ा है, तो आप समझ सकती है कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अभी इस स्टेज पे बड़ा डब्बा है, ये बड़ी योजना है, बड़ा फैसला है और बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा रहा है, तो पिटारे में से क्या क्या निकलता है ये धीरे धीरे ही पता चलेगा। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कभी मीट बंदी तो कभी एंटी रोमियो स्क्वाड और अब वंदे मातरम पर नया बवाल। जी हां, यही सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरठ नगर निगम के बोर्ड की बैठक के दौरान वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जमकर नारेबाजी हुई और अब मामला सूबे की सियासत को भी गरमाता दिख रहा है। वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट करेंगे। किसी की जुबान पर वंदे मातरम है, कोई इसे जरूरी बनाने का विरोध कर रहा है। नारेबाजी के शोर में विवाद की गूंज साफ साफ सुनी जा सकती है। मेरठ में नगर निगम का दफ्तर सियासी अखाड़ा बना हुआ है। बोर्ड की बैठक में अपने अपने दावों के साथ वंदे मातरम गाने और ना गाने पर बवाल है। बताया जा रहा है कि बोर्ड की बैठक की शुरुआत वंदे मातरम से की गई। विरोध में कुछ मुस्लिम पार्षद सदन से बाहर चले गए, लेकिन ये तो बस विवाद की शुरुआत भर थी। कहा जा रहा है कि कुछ पार्षदों के बहिष्कार के बाद फैसला किया गया कि सदन से बाहर जाने वाले सदस्यों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। विषय में जानकारी चाहूंगा कि जिस समय सदन के अंदर वंदे मातरम शुरू होता है, उस समय आता है तो उसको सदन में रहने का अधिकार है। सदन में आप सभी बीच को पास करते हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर अड़े रहे, विवाद बढ़ता गया और अब इसकी तपिश सूबे की सियासी फिजा गर्माती दिख रही है। जब भी बोर्ड बैठक शुरू होती है और उसमें वंदे मातरम के लिए जब गायन शुरू होता है, तो इसमें हमारे सदन में 8-10 पार्षद हमेशा उसका विरोध करते हैं। और जिस समय वंदे मातरम शुरू होता है, शुरू होते ही वो वहाँ से उठकर चल देते हैं
और कुछ पार्षद उनमें से ही कमेंट पास करते हुए जाते हैं कि जो मैं अपने मुंह से इस समय नहीं बोलूँगा। हमेशा ऐसे होता है, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों जब से यूपी के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इस तरीके से हंगामा, इस तरीके से विरोध किया कि पूरे सदन में बीजेपी के पार्षदों ने ये है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। अरे 5 साल के अंदर तुम्हारी सरकार नगर निगम के अंदर, इससे पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया आपने? ये वंदे मातरम गाने या ना गाने को लेकर ये कोई पहला विवाद नहीं। बार बार इस बहाने बहस को हवा दी जाती रही है, लेकिन शायद ये सवाल वंदे मातरम गाने और ना गाने का है ही नहीं। आस्था और राष्ट्रीयता के नाम पर सियासी आंच तेज करने की कोशिश है, इसलिए विवाद यूं निपट जाएगा कहना मुश्किल है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में अवैध बूचड़खानों को बंद करने की कार्रवाई शुरू क्या हुई, मानो कुछ लोगों को मीट की दुकान जबरन बंद कराने का लाइसेंस मिल गया। अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की मुहिम अब बीजेपी शासित राज्यों में फैलती जा रही है, लेकिन आज गुड़गांव से जो तस्वीरें आई उससे सवाल खड़े करती है। गुड़गांव में शिव सैनिकों ने शहर में चल रही 50 से ज्यादा मीट की दुकानों को बंद करा दिया। अब समझ में नहीं आता इन शिव सैनिकों को कानून को अमली जामा पहनाने का अधिकार किसने दे दिया, और क्या इन्हें पता था कि ये दुकानें अवैध हैं या वैध हैं? उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई क्या हुई, इसका असर देश के कई हिस्सों में नजर आने लगा। अब तक धड़ल्ले से चल रहे अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन ने ताला लगा दिया है, तो यूपी में मीट व्यापारी हड़ताल पर चले गए। लेकिन इस कार्रवाई का असर जो गुड़गांव में देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। हरियाणा के गुड़गांव में शिव सैनिकों ने शहर में चल रही मीट की दुकानों को बंद करा दिया। 50 से ज्यादा मीट की दुकानें जबरन बंद कराई गई। साथ ही हर मंगलवार को मीट की इन दुकानों को बंद करने का अनुरोध भी किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ जगहों पर मीट व्यापारियों ने शिव सैनिकों की बात मान ली, लेकिन कई जगहों पर जबरन बंदी का विरोध भी किया गया। शिव सैनिक मीट शॉप्स को बंद कराने के पीछे नवरात्र की दलील दे रहे हैं। पहले ही उनको लेटर इश्यू करने शुरू कर दिए थे, लेटर्स दिए हमने बाकायदा, और सबकी रजामंदी से जो मार्केट है वो बंद हुई है। चाहे वो दूसरे समुदाय के लोग थे, उन्होंने सबने कोऑपरेट किया है। गुड़गांव में शिव सैनिकों की इस हरकत की जानकारी पुलिस तक भी पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि अगर इस तरह की कोई भी शिकायत पुलिस के पास आएगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। किसी भी दुकान को इल्लीगल तरीके से बंद कराने का किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। जो भी कंप्लेंट आएगी उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी परमिशन नहीं है। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन गुड़गांव में इस तरह का आदेश नहीं निकाला गया है। मीट की दुकानों को बंद कराने पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कोई चाहे कि हम किसी तरह की जबरदस्ती कर मीट की दुकान बंद करा पाएंगे, वो संभव नहीं है। कानून उस पर अपना काम करेगा। कोई अपनी इच्छा से करता है और वो उसका हम स्वागत करते हैं, अगर वो दूसरे धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, किसी की भी धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। ये हकीकत है कि देश में मीट के व्यापार से करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। यूपी के तर्ज पर अब दूसरे राज्यों में भी अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। सवाल ये है कि अवैध बूचड़खानों को बंद करना तो जायज है, लेकिन जो मीट शॉप्स नियमों के मुताबिक चल रहे हैं उन्हें जबरन बंद कराना कहां तक जायज है। टीम न्यूज़ नेशन।